गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 जैक बोर्ड। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपका मॉडल सेट पेपर्स फिर से जारी कर दिया गया है। तो मैं क्लास 11th सेट 1 का इंग्लिश का सॉल्यूशन के साथ आया हूं। तो इंग्लिश स्कोर जो कि फुल मार्क्स 40 होगा और 1.5 घंटे का समय मात्र आपको मिलेगा। ये लिखना आपके लिए चैलेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको बहुत समय बच रहा था, पर सब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं, पूरा रट्टा मार के समझ के नहीं जाते हैं, तो आपके लिए ये एक टफ चैलेंज है। पर इस चैलेंज का समाधान लेके आया ये चैलेंज आपके सर यहाँ पे समाधान के साथ आए हैं। तो किस तरह से हम लोग इसको डील करेंगे, जैसा कि पहले देखा गया क्लास 12 के साथ, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है मैच कर जाता है और इसी में से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो इस उम्मीद में कि यहाँ से काफी सारा क्वेश्चंस आएगा, हम लोग सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सेक्शन ए है जो कि 5 मार्क्स का है। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया है, आप लोग इसको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ के आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, भारत के शहरों पे, भारत पे प्रदूषण का क्या क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसको लाइन बाय लाइन पहले एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं तो वहां पे पाते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। हाउ वाज द हेज ओवर साउथ एशिया इंपैक्टेड एग्रीकल्चर। तो साउथ एशिया में हेज मतलब हमें पता है धुंध, कोहरा, वो एग्रीकल्चर पे कैसे असर डाल रहा है, खेती पे क्या असर डाल रहा है। आंसर है A vast blanket of pollution stretching across South Asia is cutting down the sunlight by 10% over India। तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि वहां पे हेज बन रहा है, कोहरा बन रहा है, जो सनलाइट को 10% कम कर दे रहा है, कम सूर्य की रोशनी आ रही है। डैमेजिंग एग्रीकल्चर एंड मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न्स, जिसके कारण एग्रीकल्चर को, खेती को नुकसान पहुंच रहा है और बारिश का जो चक्र है वो भी प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है What leads to formation of hedge? किस कारण से हेज बन रहा है। तो आंसर बिल्कुल छोटा सा लिखेंगे, हेज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण ही हेज बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। What were the levels of premature death estimated in 7 major cities during 1990s due to respiratory disease? तो कितने लोगों का डेथ हुआ 1990s में सांस के बीमारी के कारण। तो आंसर है इन अर्ली 90s द नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ वाज। तो शुरुआत में 1990 के दशक के शुरुआत में लगभग 24,000 मौतें हुई। किस कारण से? रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण। और आगे चल के 1990 के दशक में आगे द स्टैटिस्टिक्स ग्रू अप 37,000 प्रीमेच्योर फैटेलिटीज। फैटेलिटीज का मतलब भी डेथ होता है, मौत होता है। तो शुरुआत के दशक में वहां पे 24,000 मौतें हुई और बाद के दशक में 37,000 मौतें हुई प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड प्रोफेसर वी रामनाथन से अबाउट द इफेक्ट ऑफ हेज ऑन करंट ड्रॉट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ड्रॉट देखिएगा, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो हेज का सूखा से क्या लेना देना है वी रामनाथन सर के अनुसार। आंसर है he said that if the drought persist, तो उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से सूखा रहा for about 4-5 years, अगले 4-5 वर्षों तक, then we would start suspecting that it might be because of haze। तब हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सूखा का कारण कुछ और नहीं, ये हेज है, ये जो प्रदूषण से भरा हुआ हवा है, जो थोड़ा सा धुंध जैसा बना देता है, सूर्य की रोशनी को रोक देता है, इसके कारण ही सूखा है, ऐसा हम मान पाएंगे अगर 4-5 साल तक ऐसा हुआ, सूखा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड व्हाई। कौन से देश जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है हेज से और क्यों। तो सिंपल सा आंसर है इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो भारत, चाइना और इंडोनेशिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है और इस कारण से यहाँ प्रदूषण हम लोग ज्यादा फैला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इज देयर ओवरऑल कंसर्न फॉर एशिया ओवर नेक्स्ट 30 इयर्स। कि अगले 30 साल के लिए क्यों इस हिस्से में, एशिया के इस हिस्से में चिंता ज्यादा है।
आंसर है, इट इज बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ एशियन रीजन्स में राइज अप टू 5 बिलियन पीपल। तो जैसा पैराग्राफ बता रहा है कि अगले 30 वर्ष में सिर्फ एशिया में ही 5 बिलियन लोग हो जाएंगे, इसलिए समस्या और ज्यादा गहरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री मैच्योर? तो प्री मैच्योर का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? आंसर है, हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड टाइम। अगर कोई चीज समय से पहले हो जाए या जब उम्मीद किया जाए उसके पहले हो जाए, उस चीज को बोलते हैं प्री मैच्योर। तो आपने सुना होगा प्री मैच्योर बेबी, अगर 7 महीने में ही बच्चे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। तो इस तरह से हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया। अब आते हैं सेक्शन बी में, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और कोई 2 का आंसर करना है। तो मैंने तीनों का आंसर कर दिया है ताकि आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे, आप उसको कर सकें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का, जो होता है क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली गिविंग योर व्यूज ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है संपादक को, अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और वहां पे आप बताएंगे कि क्यों भारत में लोगों को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे टूरिस्ट को हम अच्छे से गाइड कर सकेंगे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज आप रांची के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लिया है अशोक नगर रांची। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि 2 लाइन 3 लाइन का हम लोग कुछ भी एक एड्रेस ले लेते हैं, कॉलोनी का नाम, शहर का नाम। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे तारीख लिखते हैं। इस तरह से हमेशा याद रखें, पहले महीना, फिर तारीख, फिर कॉमा देके वर्ष। तो जून 22, 2022। फिर 1 लाइन छोड़ देंगे और अब हम लोग लिखेंगे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 7। तो एडिटर का एड्रेस लिख देंगे। तो पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखा तारीख, फिर लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, जो लेटर प्राप्त करेगा। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यही है। नेक्स्ट लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखने में गड़बड़ी ना करें, ध्यान से देखें। रिगार्डिंग शब्द से शुरुआत कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन रिगार्डिंग से शुरुआत करना आसान होता है। रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, के बारे में। तो किस चीज के बारे में लिख रहे हैं? द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। हम इस बारे में लिख रहे हैं कि इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि टूरिस्ट को हम मदद कर सके। तो टूरिस्ट मतलब हमें पता है जो विदेशी यहाँ पे भ्रमण करने आएंगे, उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो ट्रैवलर, टूरिस्ट जो विदेश से आपके देश घूमने आ रहे हैं, उनके बारे में। अब लेटर लिखने का तरीका देखते हैं। ऊपर हम लोग यहाँ पे सर या फिर मैडम कोई भी एक शब्द लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, 1 लाइन छोड़ के फिर आगे लिखेंगे एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, खींचना चाहूंगा थ्रू योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, आपके अखबार के माध्यम से जो हर जगह पढ़ा जाता है। वी नो दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स एटमॉस्फेयर। हम सबको पता है कि भारत में बहुत ही विविध तरीके का एटमॉस्फेयर है, कल्चर है और ट्रेडिशन है। तो यहाँ पे विविधता बहुत है हर तरह से। वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक जगह, एंड नेचुरली ब्यूटीफुल साइट्स, और अलग अलग तरह का ब्यूटीफुल साइट्स है जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही मनोरम है। यहाँ पे बर्फ भी है, यहाँ पे रेगिस्तान भी है, यहाँ पे समुद्र भी है, यहाँ पे पहाड़ भी है। ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया। इस 3 चीज के अंदर अलग अलग मीनारे हैं, महल है, पैलेसेस है, सब कुछ है यहाँ पे। एंड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ आवर ब्यूटीफुल मदरलैंड इंडिया, और ये हर तरफ है, भारत के चारों कोने में है। यहां पे कर देंगे इन, एंड को हटा के कर देते हैं इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ आवर ब्यूटीफुल मदरलैंड इंडिया। द इंटायर वर्ल्ड वांट्स टू नो द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। और पूरा दुनिया भारत को जानना चाहता है, भारत के बारे में सब उत्सुक हैं जानने के लिए। द फॉरेन टूरिस्ट वांट टू एक्सप्लोर आवर इंडिया। और विदेशी भ्रमणकर्ता यहाँ पे आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट गाइड्स आर नॉट एफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड हैं वो अच्छे से अंग्रेजी बोल ही नहीं पाते। तो जब हम उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, उनको समझा नहीं पाएंगे,
तो वो पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे देश घूमने का, शहर घूमने का। एंड सो द फॉरेन विजिटर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर इंडिया, इसलिए उनको भारत को जानने समझने में परेशानी होती है। द गवर्नमेंट मस्ट फोकस दैट अ गुड नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्लुएंट इंग्लिश। तो ये सरकार का जिम्मेवारी है कि वो ये बात फोकस करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग अच्छी इंग्लिश बोल सकें, समझ सके, और वो भी फ्लुएंट, धारा प्रवाह अंग्रेजी को वो बोल भी सके और धारा प्रवाह अंग्रेजी को वो समझ भी सके। दैट कैन ओनली हेल्प द फॉरेन टूरिस्ट टू अंडरस्टैंड आवर कंट्री। जब ऐसा होता है तभी विदेशी सैलानी जो है हमारे देश को अच्छे से समझ पाएंगे। कैन गाइड देम इन देयर प्रॉब्लम्स, और ये गाइड जो है उनको उनकी समस्या में गाइड कर सके, रास्ता दिखा सके। एंड फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और मेहमान नवाजी का जो जो आयाम है वो सारे आयाम को पूरा करे। किस चीज से? विद बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम आवर साइड, कि हम अच्छी तरीके से अपनी बात को समझ सके, समझा सके, तभी यह संभव है कि विदेशी सैलानी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आएंगे और लुफ्त उठा पाएंगे भारत की विविधता का। When it happens, जब ऐसा होता है, जब बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं और समझते हैं, we can expect a great rise in foreign tourists, तब यहाँ पे बहुत सारे विदेशी सैलानी आएंगे। एंड इन रिटर्न वी विल सी एन इकोनॉमिक बूम एज वेल, और हमारा आर्थिक समृद्धि भी होगा, क्योंकि जब विदेशी नागरिक यहाँ पे घूमने आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है। I hope that my letter will find a place in your वर्दी न्यूज़पेपर। फिर एक लाइन छोड़ के एक सिंपल सा वाक्य लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे खत को आप अपने अखबार में छापेंगे। योर्स फेथफुली, ये शब्द जरूर लिखेंगे, और नीचे अखिल कुमार या फिर जो भी नाम प्रश्न में रहेगा वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से लेटर हमने तैयार किया 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है जो लेटर से आसान है और छोटा है, एक नोटिस। तो नोटिस का फॉर्मेट कैसा होगा, कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से नोटिस को रखते हैं। तो मैंने आपके सामने रखा बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका। तो गेस्ट पेपर वगैरह में जो लिखा जाता है वहां पे टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है बहुत तरह का, अच्छी क्वालिटी की आंसर नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का सिंपल सा आंसर लाया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, यू आर जतिन ऑफ क्लास 11, यू फाउंड अ पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपका नाम जतिन है और आपको लाइब्रेरी में एक पर्स गिरा हुआ मिला। राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग इट्स राइटफुल ऑनर टू गिव नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट बैक फ्रॉम यू। तो आपको अपने नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करना है कि जिसका भी वो पर्स है वो आके आपसे प्राप्त कर सके, क्लेम कर सके, दावा कर सके कि ये मेरा पर्स है और आपसे ले ले वो। तो आपको पर्स मिला है और आप उसको देना चाहते हैं, तो इसको किस तरह से डील करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे। तो स्कूल के नोटिस में यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर स्कूल का नाम लिख दे, जैसा मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम चुना है, +2 हाई स्कूल बेंगाबाद गिरिडीह। उसके बाद वहां पे नीचे लिखते हैं नोटिस, फिर लिखते हैं फाउंड फाउंड फाउंड। अगर कुछ खोया होता आपका तो आप यहाँ पे लिखते हैं लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। अगर ये अखबार में लिखा जाएगा तो दोनों से लिखा जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड, पर क्योंकि स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए तो यहाँ पे है फाउंड फाउंड फाउंड, प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ, या पाया पाया पाया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं तारीख। तो तारीख लिखने का तरीका राइटिंग सेक्शन में हमेशा एक ही रहता है, जैसा मैंने बताया था, जून 22, 2022। तो इस तरह से फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का नाम होता है, फिर बीच में नोटिस आता है, फिर हेडिंग देना अनिवार्य है, और फिर अंततः हम लोग तारीख देके सीधा नोटिस स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग बुक में उल्टा सीधा बताया गया है, तो आप उसको फॉलो ना करें, यहां जैसा बताया गया उसको फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, कि हमारे विद्यालय के सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि yesterday a purse was found in the school library, कि कल लाइब्रेरी से एक पर्स प्राप्त हुआ है। द स्टूडेंट स्लैश स्टाफ, तो जिस भी विद्यार्थी का या जिस भी स्टाफ या कर्मी का है, हैज लॉस्ट इट कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो जिसने भी खोया है वो अंडरसाइंड से संपर्क कर सकते हैं। अंडरसाइंड का अर्थ ये हुआ कि जिसने नीचे साइन किया है, ठीक है। तो अंडरसाइंड का शुद्ध हिंदी होता है अधो हस्ताक्षरी, जिसका आम भाषा में मतलब होता है जिसने नीचे हस्ताक्षर किया हुआ है। एंड आफ्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द पर्स, और जब आप संपर्क करेंगे
और पर्स के बारे में सारी बातें आप बताएंगे, मतलब कौन से रंग का था, कितना रुपया था वगैरह, ये बताना है। जो क्लेम करने आ रहा है वो बताएगा, ये जतिन कुमार नहीं बताएगा। ये बताएगा तो सब लोग बोलेगा मेरा ही पर्स है। तो जो दावा करने आ रहा है मेरा पर्स है, उसको सारी डिटेल्स देना होगा। और इसके बाद इट कैन बी रिक्लेम्ड बाय द अंडरसाइंड। फिर आप जब दावा सही करेंगे तो आपको आपका पर्स मिल जाएगा अंडरसाइंड के द्वारा। तो अंडरसाइंड कौन है? जतिन कुमार, स्टैंडर्ड 11, रोल नंबर 32, आर्ट्स सेक्शन। तो अपनी जानकारी को डिटेल में दे देंगे ताकि वो आपसे आसानी से संपर्क कर सके। सिर्फ आप जतिन कुमार लिखेंगे तो स्कूल में मान लीजिए 10-12 जतिन कुमार होगा, तो आपको बताना पड़ेगा स्टैंडर्ड 11 का रोल नंबर 32, आर्ट्स सेक्शन। इससे आसानी से आप आके संपर्क करें और अपना पर्स प्राप्त करें। तो इस तरह से नोटिस खत्म हुआ। नेक्स्ट है आर्टिकल। तो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए आर्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है नोटिस और लेटर के मुकाबले, लेकिन फिर भी कुछ बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं, खास करके रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इन सब जगह के बच्चे आर्टिकल भी पसंद करते हैं लिखना। तो वैसे बच्चों के लिए जो चैलेंज को पसंद करते हैं, डिफिकल्ट लिखना पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक आर्टिकल है और उसका आंसर भी। तो आर्टिकल इस बार किस चीज के ऊपर लिखना है? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसके ऊपर आप लिखिए। आपको बताया गया कि आप नयन है और नमिता है, तो आपको पता है कि आर्टिकल हमेशा अखबार के लिए लिखा जाता है। तो अखबार के लिए जब हम लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखते हैं? फॉर्मल लैंग्वेज तो होगा ही। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखें, सिंपल सा है, एक हेडिंग रहेगा। तो पहला है अनबियरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, तो भारत में जो बेरोजगारी दर है वो बर्दाश्त से अब बाहर जा चुका है। उसके नीचे लिखेंगे बाय नमिता कुमारी, तो दो नाम है यहाँ पे, नयन और नमिता, तो कोई भी एक नाम चुनते हैं, या तो नयन या तो नमिता। तो यहाँ पे मैंने लिया नमिता कुमारी। अब सीधा आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल में इंफॉर्मेशन बहुत सारा होना चाहिए, कॉज और इफेक्ट होना चाहिए। तो याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव, और अंत में सॉल्यूशन मतलब सुझाव या एडवाइस। ये चार चीज होना चाहिए, तब आपका आर्टिकल अच्छा बनता है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट वर्स्ट सिंस 1990s। तो 1990 के दशक के बाद से भारत में बेरोजगारी दर बहुत ही बुरा है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर हैज क्रैश्ड, ज्यादातर जो सेक्टर है, क्षेत्र है जो रोजगार देते हैं, सब बुरे हाल में है। एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएट्स आर वर्कलेस, और एक बहुत बड़ी आबादी है जो ग्रेजुएट तो हो गए हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं, वर्कलेस। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोमिसेस, सरकार बहुत सारे वादे तो जरूर करती है, बट नो प्लान एट ऑल टू एम्प्लॉय द हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट्स। लेकिन उसके पास कोई पुख्ता ठोस प्लान है ही नहीं जो भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को रोजगार दे सके। तो साधारण बच्चों को तो रोजगार मिल ही नहीं रही है, लेकिन जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट्स है उनको भी रोजगार प्राप्त करने में बहुत मुश्किल हो रही है या नहीं मिल रही है। फिर पैराग्राफ बदलते हैं। पैराग्राफ बदलने का तरीका देखिएगा, एक लाइन पूरा छोड़ के बिल्कुल लेफ्ट साइड से लिखिएगा, तो ये सौंदर्य बढ़ाता है। आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 करोड़ पीपल एवरी ईयर। तो हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो जब सरकार में आएंगे वो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। बट ही कुड नॉट इवन रीच द 10 लाख मार्क एवरी ईयर, पर हर साल वो 10 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाते। अभी नौकरी देना तो छोड़िए, जिसका नौकरी जाना शुरू हो गया है। फॉर अ स्टेबल इकोनॉमी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट जॉब। और एक अच्छी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले एंड कैन कंट्रीब्यूट इन जीडीपी ऑफ इंडिया। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी में रहेंगे तो भारत का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ता जाएगा, जो कि देश के लिए बहुत जरूरी है। When people are educated but unemployed, जब लोग शिक्षित होते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है, it brings various side effects in the country, तो देश को इसका बहुत सारा दुष्परिणाम झेलना होता है। The frustrated youth can walk on the path of crime, तो परेशान युवा अक्सर गलत राह पे चल पड़ते हैं, और वो राह किसका होता है? क्राइम का, गुनाह का, अपराध का। They can become, और वो क्या बन जाते हैं? पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे वो साइबर क्रिमिनल्स बन जाते हैं, वो किडनैपर्स बन जाते हैं, या फिर वो अलग अलग तरीके का और क्राइम कर सकते हैं जो हजारों की संख्या में है। तो इस तरह से हम वहां पे समस्या भी बता रहे हैं और उसका प्रभाव भी बता रहे हैं। अगर समस्या को ठीक नहीं किया गया
तो वहां पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा वो भी बता रहे हैं। अब लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, फिर से एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड से, इफ वी वांट इंडिया टू बी रियली डेवलप्ड नेशन, अगर हम सच में चाहते हैं कि भारत को हम एक विकसित देश बनाए, सिर्फ भाषणबाजी नहीं, अगर सच में चाहते हैं कि एक विकसित देश बने, देन वी मस्ट इंश्योर दैट इंडियन यूथ लर्न स्किल्स, तो हमें ये काम करना होगा कि भारत के युवा को स्किल्स मतलब कौशल विकास करना होगा, एंड दे कैन अर्न ऑफ देयर ओन, और वो खुद से रोजगार पैदा करें। बट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड पीपल शुड जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल, तो दोनों को काम करना होगा, सरकार को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा और लोगों को भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। तो जब सरकार और आम जनता दोनों अपना एफर्ट लगाएगी तभी इस विकराल समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। देन ऑल इंडिया कैन बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट नेशन, उसके बाद ही भारत जो है आत्मनिर्भर देश बन सकता है। तो इस तरह से एक छोटा सा साधारण सा आर्टिकल मैंने आपके लिए लाया, और आप देख सकते हैं कि एक लेटर था, एक नोटिस था और एक आर्टिकल था राइटिंग सेक्शन में। तो तीन में से कोई भी दो जो आपको आसान लगता है उसका आंसर करेंगे और एक को आप छोड़ देते हैं। आइए अब देखते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में आपको कहा गया अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ 5 का आंसर करना है और सारा का 3-3 नंबर वैल्यू है। तो 3 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो आपको मिलता है 15 नंबर। तो आप लोग ध्यान दें, हर क्वेश्चन को अटेंड जरूर करें क्योंकि झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन अटेंड करने पे भी नंबर मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप वहां पे देखते हैं, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। तो एक पिंजड़ा के अंदर एक नोटिस लगा हुआ है बाहर में कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, और अंदर एक आईना लगा हुआ है, इंसान जब अंदर जाता है वो अपने आप को देखता है। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि लेखक कहना चाहते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर खुद इंसान है, क्योंकि ये हाथी हो, शेर हो, व्हेल मछली हो, सबका शिकार कर लेता है, सबको नष्ट कर सकता है ये। तो इसी चीज को जब हम आंसर में लिखते हैं तो किस तरह से आता है देखते हैं। द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज, केज मतलब होता है पिंजरा। तो लुसाका एक जगह का नाम है अफ्रीका में। तो लुसाका के चिड़ियाघर में एक पिंजड़ा है जिसपे नोटिस लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, क्लियरली सिग्निफाई का मतलब होता है अर्थ देना। तो इसका यही अर्थ है दैट वी द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द स्पीसीज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट, कि धरती पे जितने भी प्रकार के जीव हैं उसमें सबसे खतरनाक हम मानव ही हैं, हमसे खतरनाक, हमसे बुरा कोई दूसरा जानवर नहीं है। We have destroyed most of the ecosystem and many animals are on the verge of extinction. हमने ज्यादातर इकोसिस्टम, चाहे वो जमीन का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हवा को, उसको बर्बाद कर दिया है प्रदूषण करके या अलग अलग तरीके से। इसके अलावा बहुत सारे जानवर जो हैं ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? विलुप्त होने के कागार पे हैं। वर्ज मतलब कागार, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त। तो वो विलुप्त होने के कागार पे हैं बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। क्यों विलुप्त हो रहे हैं? क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं, हंटिंग, हम शिकार कर रहे हैं, एंड द पॉल्यूशन, और हम प्रदूषण कर रहे हैं, दैट वी हैव ब्रॉट ऑन द फेस ऑफ प्लैनेट। तो धरती पे हम लोगों ने तबाही मचा दी है जंगल काट के, शिकार करके, प्रदूषण करके, जिसके कारण जानवर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे जानवर तो विलुप्त होने के कागार पे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आसान सा, Who is Mr. Crocker Harris? How was he different from the other masters? कि क्रॉकर हैरिस कौन है और वो दूसरे टीचर्स से अलग कैसे हैं? तो आंसर देखते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस was the language teacher at the school of Taplow. तो टैप्लो के स्कूल में क्रॉकर हैरिस भाषा के शिक्षक हैं। Unlike the other teachers, दूसरे टीचर्स से अलग, unlike मतलब क्या होता है? अलग। He was very strict. ये बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मतलब अनुशासन को पालन करने वाले थे। He followed strict discipline and he was not a sadist like other teachers. और ये sadist बिल्कुल भी नहीं थे। तो sadist मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो दूसरों को दुख पहुंचाने में मजा जिसे आता है उसको बोलते हैं sadist। तो ये अलग किस तरह से है? ये बहुत डिसिप्लिन मानते हैं और बच्चे को मार पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why has the article been titled Silk Road? क्यों आर्टिकल को सिल्क रोड के नाम से रखा गया है, लिखा गया है? तो आंसर है, ये सबसे लास्ट चैप्टर आपको पता ही है। The article is rightly titled Silk Road. तो इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड बिल्कुल सही रखा गया है।
We know that in the historical times Silk Road was very famous among the Europeans. हमें पता है कि ऐतिहासिक समय में सिल्क मार्ग बहुत ही फेमस था। यूरोप के लोग या वेस्ट के लोग यहाँ पे आते थे भारत से चाइना की ओर जाने के लिए। ये बिजनेस का एक मार्ग था। Here also the narrator belongs to the west, और हमें पता है कि यहाँ पे जो निक मिडल्टन है वो पश्चिम देश से आए हैं and is traveling to कैलाश माउंटेन, और वो माउंट कैलाश की ओर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। That's why the title is appropriate। तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत समस्याएं आती है, और इसलिए इसका नाम यहाँ पे सिल्क रोड रखा है, थोड़ा सा इतिहास का टच देते हुए। नेक्स्ट आते हैं, Does the poem Father to Son talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? तो कविता एक है फादर टू सन, तो क्या ये सिर्फ एक पिता की समस्या के बारे में बता रहा है या फिर ये यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है, हर पिता की ये समस्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर ऑब्वियस है कि ये सिर्फ एक पिता की समस्या को नहीं दिखा रहे कवि, ये सारे पिता की समस्या को दिखा रहे हैं। तो इसको आंसर में कैसे लिखते हैं देखेंगे। The poem Father to Son is not exclusively personal experience at all। कि ये जो कविता है ये सिर्फ एक पिता की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। This is fairly universal, ये बिल्कुल विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। As most of the adolescent sons, as क्योंकि ज्यादातर जो किशोर बेटे हैं मेंटेन अ डिस्टेंस विद देयर फादर्स, वो अपने पिता से थोड़े से कटे कटे रहते हैं। तो जो किशोर अवस्था में पुत्र हैं वो अपने पिता से कटे कटे रहते हैं ज्यादातर। एंड ड्यू टू द जनरेशन गैप, तो ये दो पीढ़ियों के बीच का जो गैप है, वो द फादर एंड सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो पिता पुत्र को नहीं समझ सकते हैं और पुत्र पिता को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो है पूरे विश्व में ये देखा जा सकता है, ज्यादातर घरों में देखा जा सकता है, और ये सिर्फ एक कविता की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो कविता के हिसाब से चाइल्डहुड में ग्रोइंग अप का क्या क्या प्रोसेस है, किस किस चीजों से पता चलता है कि एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो आंसर देखते हैं। द पोएम टेल्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। तो कविता में पता चलता है कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसमें हमें पता चलता है बच्चा बड़ा हो रहा है। फर्स्ट इज टू बिकम रैशनल। तो पहला जो है वो है कि बच्चा रैशनल होने लगता है। रैशनल का अर्थ क्या है कि वो तार्किक होता है, तर्क खोजता है हर चीज के लिए, सही है गलत है क्यों नहीं है। दूसरा सेकेंड टू अंडरस्टैंड आवर इंडिविजुअलिटी। वो अपने ताकत से परिचित होता है कि ये मेरा सोच है, ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेवारी है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी। एंड थर्ड इज टू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आडंबर। तीसरा चीज ये है कि बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं कि दुनिया जो है आडंबर से भरा हुआ है। जो एडल्ट लोग हैं वो प्यारी प्यारी बातें तो करते हैं, प्यार के बारे में प्रवचन देते हैं, पर खुद प्यार से पेश नहीं आते हैं। तो जब ये 3 चीज आपके अंदर आता है तो पता चलता है कि आप बड़े हो रहे हैं। पहला फिर से बता दें, रैशनल मतलब तार्किक सोच आ जाता है। दूसरा है इंडिविजुअलिटी, मतलब आप अपनी शक्ति को समझ सकते हैं। तीसरा है हिपोक्रेसी को समझ सकते हैं, मतलब आडंबर को समझ सकते हैं कि लोग कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उनको समझना। नेक्स्ट है, Why did Einstein say I can't see any point in learning dates? आइंस्टाइन ऐसा क्यों कहता है कि तारीख याद करने का कोई महत्व नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आंसर है, तो हमें पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के महानतम वैज्ञानिक में से एक हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन says I can't see any point in learning dates, कि वो कोई भी फायदा नहीं देख पाते हैं तारीख को याद करने में, इन लर्निंग डेट्स। क्यों? इट इज बिकॉज ही बिलीव दैट आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट दैट फैक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि उनको इस बात पे भरोसा था कि आइडियाज जो है वो ज्यादा जरूरी है फैक्ट से। फैक्ट को कभी भी किताब पलट के हम खोज सकते हैं, पर बच्चों को आइडियाज डेवलप करना ये सबसे जरूरी है। We can collect facts from books anytime। हम जब चाहें किताब उल्टा के फैक्ट को ढूंढ सकते हैं when we need it, but ideas must be developed to become a good learner। तो आइडिया जो है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है अच्छा लर्नर बनने के लिए। अगला
क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर एंड्रयूज, वेयर वाज ही वर्किंग। तो आसान सा क्वेश्चन, डॉक्टर एंड्रयूज कौन थे और वो कहां पे काम करते थे। आंसर में आते हैं हम लोग। एंड्रयू मेंशन इज न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर, तो ये नया नया डॉक्टर बने हैं, बहुत पुराने नहीं है। एंड्रयू मेंशन उनका पूरा नाम हो गया, इज अ न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर। ही वर्कड इन स्मॉल वेलस माइनिंग टाउन ऑफ बैनली। तो ये कहां काम करते थे, एक वेलस माइनिंग टाउन है जो कि बैनली में है। His effort to save the life of a stillborn baby was miraculous। और इन्होंने एक लगभग मरे हुए बच्चे को जब जिंदा किया, ये एक चमत्कार था। मिरेकुलस मतलब क्या होता है, चमत्कार। तो इनके बारे में शॉर्ट ही आंसर है। तो इसका छोटा छोटा भी अगर आप आंसर लिखते हैं लेकिन सही आंसर लिखते हैं तो आपको 3 में 3 मिल जाता है। जरूरी नहीं कि आप हर बार लंबा आंसर लिखें, टू द पॉइंट छोटा आंसर में भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी से। तो सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से किसी एक का आंसर करना है। तो 5 नंबर के लिए एक आंसर आप लिखेंगे और आपको मिलेगा 5 नंबर। तो पहला क्वेश्चन यहां पे है, हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयूज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड। तो डॉक्टर एंड्रयूज कैसे उस मरे हुए बच्चे को रिवाइव करते हैं, मतलब पुनर्जीवित कर देते हैं। असल में मरा नहीं था पर लग रहा था वो मरा हुआ है, उसको वो कैसे ठीक कर देते हैं। रिवाइव करना मतलब ठीक कर देना, अच्छा कर देना। तो आंसर देखते हैं। और 5 नंबर के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि लगभग 1 पेज का आंसर हो। 1 पेज का अगर आप लिखते हैं अच्छे से आंसर, तब आपको 5 में 5 मिलता है। थोड़ा गड़बड़ होता है तो भी 4 मिल ही जाता है। तो कोशिश करें 1 पेज का आंसर जरूर लिखें आप। आंसर देखते हैं। द इन्फेंट ऑफ जो मॉर्गन वॉज स्टिल बॉर्न। तो पिता का नाम है जो मॉर्गन, उनका जो बच्चा हुआ था वो लगभग मृत था। स्टिल बॉर्न का मतलब होता है मरा हुआ। एंड हिज वाइफ वाज आल्सो फेडिंग अवे। और जब बच्चा हुआ उनकी पत्नी भी लगभग मर रही थी। द डॉक्टर फर्स्ट सेव द मदर। तो डॉक्टर ने पहला ध्यान दिया मां के ऊपर, मां को उन्होंने बचाया। एंड देन ही टर्न टू द लाइफलेस बेबी। और फिर वो उस निर्जीव बच्चे की ओर मुड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 जान खतरे में था, पहले मां का जान बचाया, अब बच्चे के पीछे हैं वो। डॉक्टर मॉर्गन ऑर्डर्ड द नर्स टू गेट हिम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो डॉक्टर जो है ऑर्डर करते हैं जल्दी से, चिल्लाते हुए नर्स को कि थोड़ा गर्म पानी और थोड़ा ठंडा पानी लेके आओ तुरंत, क्विकली। ही पुट द चाइल्ड ऑन अ ब्लैंकेट। और वो बच्चे को एक कंबल पे सुलाते हैं। एंड यूज द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मुंह से जो सांस देने की प्रक्रिया है चेस्ट को दबाते हुए, उस प्रक्रिया को चालू करते हैं। He prepared a basin of hot water and another basin for cold water। और नर्स पानी लेके आती, तुरंत से 2 बर्तन वहां पे पानी रखा जाता है, एक में गर्म पानी है, दूसरे में ठंडा पानी है। He kept juggling the baby from hot water to cold water। तो जगलिंग का मतलब होता है एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरा हाथ से पहला हाथ, एक से दूसरा, दूसरा से पहला। तो तुरंत गर्म पानी, तुरंत ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी, वो बच्चे को शिफ्ट करते जाते हैं अगेन एंड अगेन, बार 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 बार। ठीक है। Then he started rubbing the body of the baby with a rough towel। उसके बाद वो उस बच्चे का शरीर को रफ तौलिए से, खुरदरे तौलिए से हल्का हल्का घिसते हैं। Crushing and releasing the little chest with both his hands। और उस छोटे बच्चे का जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसके चेस्ट को वो दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। Trying to get breath into the limp body। तो ऐसा कोशिश करें कि उस मरे हुए शरीर में किसी तरह से सांस आ जाए। एंड देन अ मिरेकल हैपेंस। और फिर चमत्कार हो जाता है। द बॉय वॉज गैस्पिंग। और वो मुंह खोल के जोर जोर से सांस लेने लगता है। गैस्पिंग मतलब मुंह खोल के सांस लेना है। एंड अ बबल ऑफ म्यूकस केम आउट ऑफ हिज नोज। और उसके नाक से एक नेटा का बुलबुला निकलता है। तो सुन के आपको बुरा लग सकता है पर उसमें जीवन आ गया है, वो मरा बच्चा जीवित हो रहा है। तो उसके नाक से एक बुलबुला निकलता है नेटा का। द बेबीज स्किन टर्न पिंक। और उसका शरीर जब तक सादा पड़ चुका था वो फिर से लाल होता है, गुलाबी होता है, खून दिखना शुरू हो जाता है। एंड ही रिगेन्ड लाइफ। और उस बच्चे में फिर से जीवन आ जाता है। तो इस तरह से इस डॉक्टर ने एक चमत्कार कर दिया कि एक निर्जीव से बच्चे में बहुत लंबे प्रयास के बाद, वहां पे लगभग 1.5-2 घंटे का लंबा प्रयास होता है, उस मरे हुए बच्चे में डॉक्टर जान ला देते हैं। इस बीच वो पसीना पसीना हो जाते हैं। जब आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चेन। तो ये सिल्क रोड चैप्टर से लिया गया है। तो डार्चेन में
कैसा शारीरिक कंडीशन था निक मिडिल्टन का, जो नैरेटर है वहां पे, उनका क्या समस्या आ गया था जब वो माउंट कैलाश की यात्रा की ओर जा रहे हैं। तो वहां पे मौसम इनके लिए अलग था क्योंकि विदेशी हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, प्रेशर कम होता है, जिससे तबीयत खराब हो जाती है लोगों की अक्सर। तो यहाँ पे इनका भी तबीयत खराब हो जाता है निक मिडल्टन का, सिल्क रोड चैप्टर से। तो क्या होता है तबीयत खराब में, उनको क्या समस्या आती है, देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आंसर। द स्टोरी सिल्क रोड इज रिटन बाय निक मिडल्टन। सबसे पहले तो लेखक का नाम बता दिया। He was out on a long journey to Mount Kailash to do कोरा। तो बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं गाड़ी से, जहां पे कभी धूल भी है, कभी ठंड भी है, कभी गर्मी भी है। तो कैलाश माउंटेन जा रहे हैं क्या करने के लिए, कोरा। तो इस कोरा को याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए भी आ सकता है कि कोरा क्या है। तो जैसे आप लोग जानते हैं देवघर से में जो लोग कांवर लेके आते हैं, सुल्तानगंज से कांवर उठाते हैं और देवघर में बाबा पे जल ढारते हैं, उसको बोलते हैं बोलबम। वैसा ही कैलाश पर्वत, जहां पे माना जाता है भगवान शिव अभी भी रहते हैं पार्वती जी के साथ, तो कैलाश पर्वत का जो धार्मिक चढ़ाई है, धर्म के लिए जो कैलाश पर्वत चढ़ रहे हैं ऊपर, मानसरोवर झील है, वहां तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है उसको कोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोरा एक तिब्बत का शब्द है। तो हमें पता है माउंट कैलाश तिब्बत में है, तो तिबेटियन वर्ड है ये कोरा। अब लेखक वहां पे पहुंचने के पहले ही, माउंट कैलाश से थोड़ा पहले ही 2 जगह है, होर HOR और दारचेन, इसमें उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसी चीज को क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपका आंसर आ रहा है। एट दारचेन ही एक्सपीरियंसेस सिकनेस। तो जैसे वो दारचेन में पहुंचते हैं, असल में होर में ही तबीयत खराब शुरू हो जाता है उनका होना, और दारचेन में तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। और उनको लग रहा था वो जिंदा ही नहीं बचेंगे, वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे रात को। He started breathing through his mouth। नाक बिल्कुल बंद है और मुंह से सांस ले रहे हैं। And he found it difficult to breathe। His chest felt strangely heavy। उनका सीना एकदम भारी हो गया है। And he sat up। रात को वो उठ के बैठ जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। He tried to sleep but he could not। सोने की कोशिश करते हैं पर सो नहीं पाते हैं। A little, यहाँ पे बॉयज आ गया है, बॉयज नहीं वॉइस होगा, VOICE, आवाज, ठीक है। तो इस जगह पे आएगा वॉइस। अ लिटिल वॉइस इनसाइड हिम वाज सेइंग दैट। उनके अंदर एक आवाज उनको कह रही थी, मतलब उनके अंतरात्मा की आवाज कह रही थी, इफ ही स्लेप्ट ही माइट नेवर वेक अप। अगर आज वो रात को सोए तो दोबारा वो कभी नहीं उठेंगे, मतलब वो मर जाएंगे। सो ही स्टेड अवेक ऑल नाइट। इसलिए वो डर के मारे रात भर बैठे रहते हैं, सोते नहीं है। उनको लग रहा था कि उनका जिंदा बचना मुश्किल है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन। तो सेतन उनके ड्राइवर का नाम है जो उनको बहुत मदद करता है, ये याद रखेंगे। टी यहाँ पे साइलेंट होता है, एस से पढ़ना शुरू करते हैं। स्पेलिंग में लिखेंगे टी पर पढ़ेंगे एस के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन टुक हिम टू दारचेन मेडिकल कॉलेज। तो अगला दिन जो है सेतन उनको लेके जाता है दारचेन मेडिकल कॉलेज, जो कि तिब्बत में है। फिर से बता दें, द डॉक्टर गेव हिम तिब्बतन मेडिसिन। और डॉक्टर उन्हें तिब्बतन मेडिसिन देते हैं जो कि कुछ आयुर्वेदिक जैसा है। एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग गुड। और जब वो दिन भर दवाई खाते हैं तो अब वो ठीक ठाक महसूस करते हैं। द नेक्स्ट नाइट, और अगली रात, ही स्लेप्ट साउंडली। वो बहुत ही अच्छे से सोते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ऑथर का नाक बंद हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, सीना भारी लगने लगता है, उनको सोने में बहुत दिक्कत होती है। रात को उनको लगता है अगर आज रात को सोए तो कल सुबह जिंदा नहीं बचेंगे। वो डर के मारे रात भर बैठे रहते हैं। अगला दिन वो जाते हैं दारचेन मेडिकल कॉलेज। सेतन उनको लेके जाता है, उनका ड्राइवर। उनको वहां पे दवाई दिया जाता है, दवाई खाते हैं और रात को आराम से सोते हैं। तो इस तरह से आपका सारा का सारा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके, आंसर करके बता दिया। अब आपका काम है कि आप इसको कॉपी में देख के लिखते जाएं और लिखने के बाद उसको याद करते जाएं और अपने सारे दोस्तों को जो अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग जिला से हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि हर बच्चे तक मदद पहुंच सके। कोरोना काल में अच्छे से पढ़ाई हो नहीं सकी है।